बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मेरा नाम डॉक्टर नईम अहमद है और आप मुझे सोशल मीडिया के डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पर देख रहे हैं। हमारा आज का टॉपिक कुछ डिफरेंट है। आम तौर पर रिपीट ब्रीडर्स के इलाज के लिए इस्तेमाल होने वाली एंटीबायोटिक काफ़ी सारी एंटीबायोटिक्स हैं जो यूज़ होती हैं। तो मैं आज कुछ ऐसे तरीके बताऊंगा जो नॉन एंटीबायोटिक हैं, मतलब उसमें एंटीबायोटिक यूज़ नहीं होती और आप अपने जानवर जो रिपीट ब्रीडर हैं उनका इलाज कर सकते हैं। तो वैसे मैं आपको कुछ एंटीबायोटिक्स बता देता हूं जो हम ऑलरेडी यूज़ करते हैं। इसमें सबसे पहले मेट्रिक्योर ट्यूब आ जाती है, उसके बाद सेफापायरीन होती है, उसके अलावा एक इंजेक्शन आता था एक्सीड, आजकल भी आ रहा है। तो वो अलावा एक्सिनल, ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन, जेंटामाइसिन, ये कुछ ड्रग्स हैं, ये यूज़ होती हैं। उसके अलावा 5 ग्राम कैनामाइसिन और जेंटा का कम्बिनेशन भी यूज़ होता है। उसके अलावा फेट्रोक्सीमिन हो गई और सल्फ़ा की टैबलेट्स, ये टैबलेट फॉर्म में दो चीज़ें हैं, फेट्रोक्सीमिन और सल्फ़ा। ये वाली ड्रग्स आम रूटीन में ये सारी एंटीबायोटिक्स हैं जो हम रिपीट ब्रीडर के इलाज में यूज़ करते हैं। एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट के कुछ ड्रॉबैक्स होते हैं, जिसमें सबसे बड़ा और मेन मसला ये होता है कि एंग्रो या नेस्ले वाले आपका वो एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट वाले जानवर का दूध एक्सेप्ट नहीं करते। उसके अलावा जो है मेन मसला जो है वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का भी है कि एक बार बार यूज़ होने वाली एंटीबायोटिक्स का रिज़ल्ट्स नहीं आ रहे और आपका जानवर जो है ना उसका इलाज बहुत मुश्किल से होता है। तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का इसमें मेन रोल है, जिसकी वजह से जानवर क्योर नहीं होते। उसके अलावा जो मेन चीज़ होती है वो लुगाल आयोडीन्स होता है। लुगाल आयोडीन का इस्तेमाल भी होता है रिपीट ब्रीडर्स के अंदर। इसमें सिर्फ इशू ये होता है कि इसकी क्वांटिटी अगर ज़्यादा बढ़ जाए तो ये जो एंडोमेट्रियम होती है बच्चेदानी की, उसको काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब कर सकता है। उसके अलावा ओजोन स्प्रे आती थी, वो यूज़ करते हैं। उसके बाद नॉर्मल सलाइन भी यूज़ किया जाता है, फटकड़ी भी यूज़ की जाती है। ये सारी कन्वेंशनल ट्रीटमेंट्स हैं जो पहले हम यूज़ कर रहे हैं। तो इसके अलावा कुछ रिसर्च आर्टिकल से ऐसे मेथड भी आए हैं जिनके ज़रिए से हम रिपीट ब्रीडर्स का इलाज कर सकते हैं। उसमें मैं आज कुछ 3 ऐसे मेथड हैं जिनको डिस्कस करूँगा। जी, तो जो सबसे पहला मेथड है वो कैमल का ब्लड है। कैमल के ब्लड के ज़रिए से हम रिपीट ब्रीडर्स का इलाज कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपने एक ऐसा कैमल तलाश करना है जिसने 60 to 90 डेज़ उसको गुजर चुके हों, उसने बच्चा दिया हो। तो ऐसे जानवर को आपने ब्लड लेना है। तो उस ब्लड से आपने जो सीरम है उसको सेपरेट करवा लेना है। ये सीरम आपको कोई भी लैब वाला सेपरेट करके दे सकता है। आपने होल ब्लड ले लेना है कैमल से, आप उसको जाके किसी भी लैब में दे दें, वो आपको वहाँ से उसका सीरम अलहदा करके दे देगा। तो उस सीरम को आपने जो है ना काऊ के यूट्रस में इंसर्ट कर देना है। तो इसकी तकरीबन जो डोज़ बनती है वो 25 ml बनती है। 25 ml जो है आपने गाय के यूट्रस में इंसर्ट कर देना है। जी, तो जो दूसरा मेथड है वो ऐसे जानवरों के लिए आप यूज़ कर सकते हैं जो जानवर अपनी यूट्रस से ब्लड या उनकी यूट्रस से स्मेल आ रही है। तो ऐसे जानवरों को आपने तकरीबन 200 ml तक डेक्सट्रोज़ 50%, वैसे आम रूटीन में आपने देखा होगा कि 5% डेक्सट्रोज़ मिलती है, 10% मिलती है और 25% के एम्प्यूल मिलते हैं। तो आपको ढूंढने से ये मिल जाएंगे लाजमी। जो डेक्सट्रोज़ 50% होती है वो भी अवेलेबल होती है, वो आपको मिल जाएगी। आपने 200 ml जो इंट्रा यूट्राइन कर देनी है। ये यूट्रस में जाके करती क्या है, एक तो ये जो है ना इकोलाई की ग्रोथ को, इकोलाई एक बैक्टीरिया है जो यानी कि इसमें रिपीट ब्रीडर का एक मेन इशू ये भी हो सकता है, इकोलाई की ग्रोथ को बिल्कुल रेस्ट्रिक्ट कर देता है, उसकी ग्रोथ नहीं होने देता। दूसरा इसका जो फ़ायदा होता है, ये जो भी कोई उसके अंदर यूट्रस के अंदर कोई भी ज़ख़म होगा उसको ये बहुत ज़्यादा जल्दी उसको रिकवर करा देगा। तीसरा ये यूट्रस को हेल्दी कर देता है, उसकी टोन को जो है ना बिल्कुल बेहतर कर देता है।
जो उसकी टोन डिस्टर्ब हुई होती है उस टोन को भी बेहतर कर देता है। तो ये कुछ डेक्स्ट्रोज़ के ट्रीटमेंट के फ़ायदे थे। तीसरा और आखिरी जो ट्रीटमेंट है वो हम लिक्विड पैराफिन के ज़रिए से करते हैं। लिक्विड पैराफिन से आप बखूबी वाकिफ़ हैं। ये डिलीवरी के टाइम पे या ऐसे जानवर को जिसको इन्फेक्शन हो जाए हम यूज़ करते हैं। इसको हम रिपीट ब्रीडर के केसेस में भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसका मोड ऑफ एक्शन इस तरह होता है कि ये जो ब्लड में फैगोसाइट्स होते हैं और माइक्रोफेजेस होते हैं उनकी सप्लाई को यूट्रस की तरफ बढ़ा देता है। जहाँ पे आप लिक्विड पैराफिन यानी कि आप इंसर्ट करेंगे इंट्रायूट्राइन, तो ये वहाँ पर ब्लड के ज़रिए से फैगोसाइट्स और माइक्रोफेजेस की सप्लाई को बढ़ा देगा। ये जो सेल्स होते हैं इनका मेन मकसद जो होता है ना, इन्फेक्शन के अगेंस्ट लड़ना होता है। तो एक किस्म का जब वहाँ पे माइक्रोफेजेस और फैगोसाइट्स की तादाद ज़्यादा हो जाएगी तो वहाँ पर मौजूद जो भी यानी कि इन्फेक्शियस एजेंट होगा उसके ख़िलाफ़ लड़ेंगे और जानवर को उतना ही जल्दी तंदुरुस्त कर देंगे। तो ये कुछ ट्रीटमेंट्स हैं जो मैंने डिस्कस किए हैं आपके